Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, beta. दो तीन मिनट और वेट कर लो बेटा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। कल वाला टॉपिक सबको समझ आ गया था, जितना समझाया था आप लोगों को? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट है आप लोगों को? No, ma'am. ओके बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा टॉपिक चल रहा है, कुछ स्टार्ट हुआ है? मिस ज्वाइन अभी की हूँ। कुछ स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, वेट कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना बच्चे। परीक्षण की थ्योरी करनी है हमने, जो हम कल कर रहे थे। स्टार्ट गुड करते हैं, मॉर्निंग थोड़ा मैम। सा बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा।
यहाँ तक हम कर चुके थे। देखो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे इतने, फिर हम आगे करते हैं। मैम कल मैं ज्वाइन नहीं की थी, ये किस पेपर में है? क्या बेटा? किस पेपर में, किस बुक में है ये? फर्स्ट पेपर है बेटा, ओके थैंक यू। फर्स्ट पेपर, और एरिक्सन की थ्योरी है फर्स्ट यूनिट। बेटा ये सेम लिंक रहता है, और बहुत बच्चे अब बार बार यही पूछते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा और क्लास नहीं लग रही है, मैसेज करते रहते हैं। थोड़ा सा पढ़ा करो बेटा। हाँ मैम, एक चीज पूछनी थी। जी बेटा। मैम एक हमारे पास एक इंटरनल असेसमेंट का असेसमेंट का एक कॉपी है, उसमें क्या करना है मैम? अभी बता देंगे बेटा, एक बार टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। हाँ ओके मैम, ओके मैम। Recording in progress. सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? मैडम आवाज क्या हुआ? आ रही है आवाज। ठीक है, क्योंकि ना उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमने कल 2 स्टेजेस हमने कर लिए थे, अब हम करते हैं थर्ड। सेकंड हमने पूरी कर ली थी कि थोड़े से पॉइंट रहते थे कि मैंने ये कहा था कि जिन बच्चों को अगर हम ये कहें कि फ्रीडम नहीं दी जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होता, उनकी विल पावर जो है वो स्ट्रोंग नहीं होती, और वो अपनी, अगर हम कहें कि फ्रीडम के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़े, मतलब कि अगर फ्रीडम उनकी रोक दी जाती है, उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और हम ये कहें कि उनकी जो इच्छाएं होती है ना वो खत्म हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो उनमें हम ये कहें कि कोई भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको फ्रीडम दे दी जाती है तो उनका इंटरेस्ट, उनकी एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, सब कुछ उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और विल पावर जो है उनकी और स्ट्रोंग होती जाती है, और उनका मन करता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो हमने पहले की थी, देखो फर्स्ट स्टेज की थी हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो 1 साल के बच्चे के लिए, 1 ईयर के लिए, और फिर हमने की थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो हमने की थी 2 से 3 साल तक। अब देखो हम थर्ड करते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल शक्ति बनाम दोषिता, जिसके अंदर हम ये कहें ये जो स्टेजेस आती है वो 4 से 6 ईयर आती है। इसको हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो हमें कहें कि फ्रॉइड ने दी है, उससे मिलती जुलती है, जो हम कहें कि इसके अंदर फैलिक स्टेज से मिलती जुलती है। वैसे तो आप लोगों को ना फ्राइड मैंने आप लोगों को कराना था, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे ये फ्राइड कौन है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, और इसने भी सेम इसी तरह से बच्चों के ऊपर उनका बताया है कि किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, और उस चीजों को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता एरिक्सन ने भी उसको प्रेजेंट किया है, बस उसकी स्टेजेस को उसने चेंज कर दिया है। उसने भी इसी तरह से सारी स्टेजेस बताई हैं, और एरिक्सन ने भी उसकी सेम स्टेजेस को लिया है, थोड़ा बहुत उसके अंदर उसने क्या किया है, उसके अंदर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रॉइड की फैलिक स्टेज जो है
उससे मिलती जुलती है। और इसके अंदर जो अब चीजें आती हैं, देखो आप लोगों को शो भी हो रही है, बच्चे जो हैं वो हमें कहें कि फैमिली फंक्शन में जाते हैं, सोशली उनसे मिलते हैं इस स्टेज के अंदर, दूसरों के कार्यों में उनको एंजॉय फील होता है, सोशल से कनेक्ट होते हैं, उनको जो भी हमें कहें कि वहाँ सोशल एक्टिविटी में पार्ट पार्ट लेना, चैलेंजिंग लेना, और उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हमारी बच्चे की एज क्या है, 4 से 6 इयर्स। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना 4 to 6 ईयर, तो वहां पर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। और ना उसको एक हम ये कहें कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और आप किसी दूसरे को बोलते हो कि ये काम करना, तो वो बच्चा क्या कहेगा, मैं कर दूं, मुझे उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। उसको ये होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो इंजॉय फील करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसको ये लगता है कि अब मेरी जो काउंटिंग है ना वो इनमें काउंट होने लगी है, मैं थोड़ा सा मेच्योर, मतलब कि थोड़ा सा ये काम मैं कर सकता हूँ, तो सब मेरी तरफ भी ध्यान देंगे। ठीक है, वो ये सोचता है कि जैसे हम ये कहें कि वर्बली कम्युनिकेशन वो इजीली कर लेता है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लेता है। अगर उसको कहीं लगता है कि वो गलत है, तो वो अपनी जो गिल्ट है उसको भी उसके अंदर आ जाते कि मैंने गलत किया है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, 6 इयर्स के बच्चे को थोड़ा रूस भी जाता है, रो भी लेता है, सॉरी भी फील कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर उसके अंदर खुलकर एक्सप्रेस भी कर लेता है। और यहाँ पर अगर वो गलत है, अगर उसको ये लगता है कि भाई मैंने गलत किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो गिल्ट भी हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम ये कहें कि उसको बड़ों के साथ तो वो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए मुझे डांट भी पड़ने वाली है। उस डांट, उस दंड, उस पनिशमेंट के लिए उसको एक डर भी रहता है। देखो, आप बच्चे को पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकते हो। फ्रीडम का अर्थ, मीनिंग ये नहीं होता कि अगर मैं ये कहूँ कि आप फ्री हो, आज भी इस स्टेज में आप थोड़ा सा बाउंड हो अपनी फैमिली को लेकर, फ्री हो वैसे तो आप, लेकिन थोड़ा सा हम, जैसे कल मैंने पूछा था फ्रीडम क्या होती है, तो एक मुझे नाम नहीं पता, गर्ल ने कहा था कि मैडम रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहना। तो रूल एंड रेगुलेशन हम लेके चलते हैं, हमारी फैमिली के, हमारी सोसाइटी के। तो उसके अंदर जब हम बच्चे को सही परवरिश मिल रही है, सही ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो जब भी वो कोई काम करेगा किसी उद्देश्य को लेकर करता है, और उसको लगता है कि मैंने यहाँ कुछ लक्ष्य प्राप्त करने में और कुछ किया है, तो उसको दंड का भी भय रहता है। लेकिन अगर वो सही है, उसको ट्रस्ट है उस चीज के ऊपर, वो फुल कॉन्फिडेंस है, तो वो धीरे धीरे वो पनिशमेंट, वो डर निकलता रहता है। जब हम गलत होते हैं ना, तो हम अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें वो गिल्टी जो है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर, समाज के अंदर वो अपनी जिंदगी की पहल कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि अब मैं समाज का हिस्सा हूँ। ठीक है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, और सेल्फ एस्टीम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। मैम ओके, अब देखिए यहाँ हो रही है। क्या हुआ बेटा, माइक को सभी ना बंद करके रखेंगे बेटा, जितने भी हैं बच्चे अपना वो देखें कि किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दो, जब पूछो तभी ऑन किया करो, अदरवाइज बंद कर दिया करो। अब देखिए फोर्थ स्टेज, देखिए इंडस्ट्रीज वर्सेस इनफेरिटी। यहाँ पर प्रिशम बनाम हीनता का नाम दिया गया है, और यहाँ से अब कहें 6 इयर्स टू पॉवर्टी, यानी ऊपर आ जाता है। 6 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगभग 11 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें फिर फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की है, उसने पूरा मनोलैंगिक विकास अवस्थाएं बताई हैं, उसने उसकी उस अवस्था के अंदर लेंटसी पीरियड आ जाता है, उससे मिलती जुलती है। इसके अंदर क्या है, इसमें फोरल एजुकेशन उसको मिलनी शुरू हो जाती है।
यहाँ फंडामेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, आगमन निगमन जो मेथड है उसमें आ जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ही लग जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है बेटा? किसी को पता है फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? चलो मैं, नियम। वेरी गुड। देखो मैं बताती हूँ एजुकेशन के, अगर आप लोग वैसे हमने बात शुरू करनी थी एजुकेशन से ही। एजुकेशन क्या होता है, एक दो मिनट में ही बता देती हूँ आपको। एजुकेशन वो होता है जिसको हम शिक्षा। हाँ जी, शिक्षा तो होता है बेटा, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम ये कहें नैरो और ब्रॉड मीनिंग दोनों होते हैं उसके। नैरो और ब्रॉड मीनिंग में हम ये कहें कि ब्रॉड मीनिंग में क्या हो जाता है, पूरा मतलब कि उस वो बाउंड नहीं होता, और नैरो के अंदर वो बाउंड हो जाता है, संकुचित अर्थ निकल जाता है। अब एजुकेशन के 3 टाइप्स हैं। 1 मिनट बेटा होल्ड। ठीक है, एजुकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जिसके अंदर हम स्कूली एजुकेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी लेते हैं, रूल एंड रेगुलेशन आते हैं, टाइम टेबल आ जाता है, क्लासेस आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, इवेल्युएशन आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें डिग्री मिलती है। इनफॉर्मल वो होता है जिसके अंदर हमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होती, और हम कहीं भी किसी भी मतलब कि कहीं पर भी कोई बाउंड्री लिमिटेड नहीं है, कोई फिक्स टीचर नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इवेल्युएशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम ये कहें इनफॉर्मल, कहीं भी आप किसी से भी मिलते हो, वो आपको समझाता है, कोई प्रवचन सुन रहे हो उससे आप समझ गए हो, कोई दादा दादी से समझ गए हो, तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप स्कूल से बाहर टीचर से डिस्कस करते हो, तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल जो डिस्टेंस एजुकेशन से लेते हैं उसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। क्लियर? और इस स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेज के अंदर जिसके अंदर हम ये कहें कि यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, 11 से 12, जिसका माइक ऑन है बेटा वो म्यूट करो। 11 से 12 में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन को लेना शुरू करके वो जो हमारे कल्चरल स्किल है उसको समझना शुरू कर देता है। फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो हमारी फंडामेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, कल्चर्स होता है, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। 1 मिनट रुकना तो। फिर इसमें हम तो इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसके अंदर हम पहले रूल को समझते हैं, और उसके बाद हम उसके पूरे एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ डिटेक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसके अंदर हम पूरा एक अपना डिसिप्लिन बनाते हैं, नियमों को जानते हैं, और अपने जो हम ये कहें
कि इसको जानकर हम उसको अप्लाई करते हैं। डिटेक्टिव मेथड ये होता है। थर्ड वन इसके अंदर आता है कि हम उन ट्रेनिंग जो कल्चर स्किल्स है उसको हम सीख लेते हैं, तो उसको अपने अंदर अपना भी लेते हैं। और इसके अंदर हम ये कहें कि आस पड़ोस के साथ, स्कूल के साथ हम अपनी मेहनत करना, मतलब कि उसमें एडजस्टमेंट करना, उनसे रिलेशन रखना, उनसे शेयरिंग करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक हीनता की भावना, ये हीनता है ना, कि मान लो उसको डाउट होने लग जाता है कि वो सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कहें कि बच्चे की जो स्किल्स है वो बाहर निकलने का काम करती है। अगर वो स्किल उसको मतलब कि हम कई बार कहते हैं ना, बच्चा अपनी स्किल्स को नहीं पहचानता, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना, कि उसके अंदर सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज नहीं होएगा और वो खत्म हो जाएगा। और उसको कोई भी काम वो करता है तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है ये 4 पॉइंट आप लोगों को? स्टेजेस 4 भी क्लियर है क्या? यस मैम। अब बात करते हैं 5th की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अगर हम ये कहें कि इसमें अगर कई बार एक तरह से सिंपल अगर हम वे में बात करें कि अडोलोसेंस एज ऐसी होती है जहां पर 12 से ऊपर की एज आ जाती है, और इसके अंदर काफी चैलेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अपनी खुद की एक पहचान बनानी होती है, अपने खुद के एक पर्सनल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना हम ये कहें कि बच्चे के अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि वो आसपास अपनी चीजों को समझने लग जाता है। उसको एक आइडेंटिटी की तलाश रहती है कि भी हाँ, मेरे खुद का एक आइडेंटिटी होनी जरूरी है, एक डेवलप होना जरूरी है। और कई बार अगर वो सक्सेस नहीं होता उस चीज के अंदर, तो उसको रोल कंफ्यूजन, यानी उसको अपने रोल की भूमिका किस तरह से निभानी है, उसके अंदर उसको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। कई बार सिंपल हम सोसाइटी बेस पे लें तो इस एज के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी पहचान बनाने में, अपनी डेवलपमेंट करने में, अपनी हेल्थ को लेकर, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर। तो हम क्या करते हैं कि उसको सही गाइड करने वाला होना चाहिए, जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ये सारे अगर वो आइडेंटिटी अपनी बाहर नहीं निकालता तो नेगेटिविटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, और उसके कारण वो इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अपना जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए जहां तक हो सके तो उसको अपनी आइडेंटिटी को और रोल ऑफ कंफ्यूजन को उसको दूर करना चाहिए। चाहे हम कहें कि उसको प्रॉपर गाइड मिलनी चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता है तो नेगेटिविटी साइकोलॉजी एक्सेप्ट उसके अंदर डेवलपमेंट होने लग जाते हैं। वो अपनी आत्म पहचान यानी सेल्फ स्टीम, या हम कहें कि इस तरह से अपनी सेल्फ
आइडेंटिटी बनाने पे लगा होता है। और अगर हम ये कहें कि उसको आसपास कहीं भी लगता है ना कि उसका इंडिविजुअलिटी नहीं शो हो रही, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज हो जाता है बजाय इंक्रीज के लिए। इसलिए हम कहते हैं ये एज के अंदर, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि ये एज ऐसी होती है जहां पर बच्चे को ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ज्यादा गाइड की जरूरत होती है। अगर उसको ये लगता है कि मेरा प्रॉपर वे नहीं चल रहा है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या मैं ये कहूँ कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, मेरा मतलब कि समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज में है, तो वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज ना होकर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है और नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है और वो सामना नहीं कर पाता उससे। क्लियर? तो ये है आप लोगों Yes. की पूरी इस अवस्थाएं। फिर आती है 6 स्टेज इसकी, इंटिमेसी और वर्सेस आइसोलेशन। 1 मिनट रुको बेटा। 6 स्टेज इसके अंदर देखो, शैल आई शेयर माई लाइफ विद अनदर और लाइव अलोन। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर घनिष्ठ बनाम विलंघन, जिसके अंदर डिपेंड करता है कि मैंने अपनी लाइफ दूसरों के साथ बितानी है या अकेले बितानी है, परिवार में रहनी है या आप परिवार से अलग रह रहे हो। कई बार इस स्टेज के अंदर, ये स्टेज 20 इयर्स की होती है, आपने देखा होगा फैमिली के अंदर कई बच्चे छोटी एज के अंदर ही काम करने लग जाते हैं और वो काम करने जॉब के वे से बाहर निकलते हैं और अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं और पूरी लाइफ जो है ना वहां वहां से स्टार्ट होती है उनकी जॉब करने की। और उनको ये लगता है कि अब जितना भी हमने कमाना है अपनी फैमिली के लिए, यानी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या कर दी, उस जॉब के लिए ऊपर लगा दी और फिर ये क्या कहते हैं, अकेले रह जाते हैं। जिससे उनके अंदर हम ये कहें कि इन जो फैमिली से जो अटैचमेंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। भाई मुझे फैमिली के लिए ही करना है, इस तरह की उनकी फीलिंग आने लग जाती है। और इस अवस्था में हम ये कहें कि कई बार ये देखा जाता है कि फैमिली का जो हम दूर चले जाते हैं तो अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा प्यार हो जाता है और भाई बहन हो या फैमिली जितने भी रिलेशन हो उसके अंदर हमारी रिलेशनशिप और भी स्ट्रोंग हो जाती है और हमारा जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज्यादा डेवलप हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमें ये लगता है कि जितना भी मैं ये कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं अपने रिश्तों को खोता जा रहा हूँ, तो वो अलगाव महसूस होने लग जाएगा। उसकी लाइफ जो है, आपने देखा है, कई बार हम जॉब में इतने लग जाते हैं, हम काम में इतने लग जाते हैं कि फैमिली आपको फोन करती है तो आप वो भी बहुत कम अटेंड कर पाते हो क्योंकि आपको एक धुन सवार होती है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कमाना है। कईयों में हो जाता है और वो अकेले रहने के लिए हो जाते हैं और वो थोड़ा सा अपने आप को सबसे अलग भी कर लेते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को ना बिल्कुल एक बाउंड्री में रखा हुआ होता है कि हाँ मैंने ये सुबह ये उठना है, मैंने ये करना है, वो करना है, ये कमाना है, ऐसे करना है, इतना बचाना है, इतना करना है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अपने आप को ही खोने लग जाते हैं। हम खुद खो जाते हैं। हम कहते हैं ना, आज मैंने अपने लिए क्या किया, आज किया तो सबके लिए किया लेकिन मैं कहाँ थी। कई बार हम इतना काम में बिजी हो जाते हैं तो फील सा होने लग जाता है कि मैंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। तो कई बार ये चीजें क्या करती हैं, अलगाव का महसूस करती हैं। हम अपने आप को उन चीजों से, उन रिश्तों से, सबके साथ हम अकेले लाइफ जीने लग जाते हैं और वो चीजें हमें ये लगती है कि हम अपने आप को खो चुके हैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी खो चुकी है क्योंकि मैं काम किसके लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। मैं टाइम किसके लिए स्पेंड कर रही हूँ, सारा का सारा कमाने के लिए, और वो भी किसके लिए, फैमिली के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम धीरे धीरे हमारी जो इंटरनल पावर है वो स्ट्रोंग ना होकर हम इमोशनली जो होते हैं वो टूट चुके होते हैं। जैसे ही आपको कोई रिलेशन दिखता है वहां आपको अकेलापन महसूस होने लग जाता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, जहां पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर अगर हमें एक अटेंशन की, एक अटैचमेंट की, एक
प्यार की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक फैमिली क्या करती है, फैमिली एक सपोर्ट की तरह काम करती है। आपको पता है कि मैं घर जाऊंगा, मदर इंतजार कर रही होगी, फादर है, बहन है, या 20 साल की उम्र है, वैसे तो मे भी आजकल एज ज्यादा हो गई है, तो वाइफ भी है या हस्बैंड है, तो वो एक हमें पता है, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हमें मिलता है, एक अटैचमेंट हमें मिलती है। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर वो नहीं मिलता तो हमारे अंदर धीरे धीरे हम उन चीजों से अलग होकर हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये है आप लोगों की 6 स्टेज। अगर अब इन 6 में से किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो, फिर आगे हमारी 2 स्टेजेस रह गई हैं, फिर वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, समझ तो आ रहा है ना सबको? यस अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जनरल एक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। अब इस अवस्था में ये कौन सी एज आती है? 30 से 65 एज, 30 से 65 साल की आयु इसके अंदर आती है। तो आप मोस्टली आपने ऑब्जर्व किया होगा पूरी सोसाइटी के अंदर कि आप इस एज को भी जानते हो, इस जनरेशन को भी जानते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इनको क्या रहता है कि 30 से 65 एज वो होती है जिसके अंदर वो सोसाइटी के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और उनके जो थॉट्स है ना वो चेंज होने लग जाते हैं। उनके विचार जो हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है, इसको और कैसे अच्छा बनाना है, और कैसे उन्नत करना है, और कैसे इसको सही लगाना है। तो ये सारी चीजें उनके अंदर आ जाएंगी। जैसे हम कहें कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर बूढ़े व्यक्तियों में उन व्यक्तियों के कल्याण के बारे में प्रदर्शित सोच समझ एवं चिंता जो उनकी जगह लेने वाले होते हैं। दैट्स मीन्स कि फैमिली में कोई बड़ा है और उसको ये लगता है कि ये अब आगे मेरी फैमिली को संभालने वाला है, पूरे परिवार को संभालने वाला है, उसके लिए वो सोचने विचारने लग जाते हैं कि ये किस तरह से करेगा, किस तरह से संभालेगा, मैंने जो करना था वो कर लिया, अब इसकी बारी है, ये क्या करेगा, इस तरह से आ जाना। क्योंकि यहाँ पर हम जो हम कहें कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये आ जाता है कि अब कौन संभालेगा, तो ये चिंता उनकी होने लग जाती है। लेकिन कई बार ये प्रोडक्टिविटी यानी ये जो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर कई बार उसमें उनको चिंता नहीं होती, और उनको एक स्थिरता आ जाती है कि हाँ, स्थिरता पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आप इसमें दे रखा है कि ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ होने से ऐसे व्यक्तियों की किसी दूसरे की चिंता नहीं होती। जैसे हम ये कहें कि बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है, वो जो हो रहा है ठीक है, हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पीछे बहुत पैसा है, ये सब हो जाएगा, ये सब संभाल लेंगे, इतना तो मैंने कमाई दिया है कि इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक थिंकिंग सी हो जाती है। और एक वो होती है कि इसको संभालेगा कौन, दोनों में अंतर है। एक कह रहा है कि ठीक है, हो गया, अब संभाल लेंगे, एक कह रहा है कि नहीं, इसको संभालेगा कौन। यहाँ दोनों बातें उसने क्राइसिस जो है वो कर दिए हैं। तो इसके अंदर क्या होएगा, इसमें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उदासीनता उनके अंदर आ सकती है, देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जिसके अंदर ज्यादा सोच विकसित हो जाती है, ज्यादा थिंकिंग आ जाती है, सोचने ज्यादा लग जाते हैं। कई बार नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस एज के अंदर अगर उनको चिंता रहती है तो वो बहुत ज्यादा चिंता होकर उनको डिप्रेशन भी हो जाता है, और बहुत सारी उनकी फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर 7th स्टेज? यस मैम। यस मैम। देखो अब बात करते हैं हम 8th स्टेज की, और ये लास्ट है। लास्ट में देखो ये स्टेज इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर की है, जिसको हम कहें कि लेटर
अडल्टहुड की है, यानी हम इतने 65 की अवस्था के बाद की है। और इसमें कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हैव ए लाइव्ड ए फुल लाइफ। अगर हम इस चीज को समझे, इस चीज को, तो अब उसके अंदर एक जीने की जो चाह होती है ना, वो खत्म हो जाती है। उसको क्या लगता है कि मैंने जितनी जिंदगी मैंने जीनी थी ना, वो मैं जी चुका हूँ। मैंने जितना अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय करना था या कुछ अपनी जो भी जिम्मेदारी निभानी थी वो निभा चुका हूँ। अगर इस लाइन को कि अब मैं निश्चिंत हूँ इस चीज के लिए, तो वो इस चीजों को सोचने लग जाता है कि अब मेरी आयु इतनी हो चुकी है कि अगर मृत्यु तक की अवधि भी इसके अंदर वो शामिल कर लेता है कि अब मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो ये सोच जो है उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको फिजिकली जो एक हेल्थ है, उसको ये लगता है कि अब मेरी कम है। और या हमें कहें कि आपने देखा होगा घर में अगर कोई बड़ा है ना हमारा, और उसके कोई भाई या कोई सिस्टर इस तरह से कोई एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम ना बड़ों को बहुत कम बताते हैं। एकदम से वो ये ना सोचे मैं तो बैठा हूँ और वो चला गया। तो एक इम्पैक्ट जो है ना उनके ऊपर मेंटली पर पड़ता है, जिससे उनको ये लगता है कि ठीक है अब मुझे भी जाना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, और उनका ध्यान भविष्य से हटकर ना बीते हुए दिनों की तरफ पहुंच जाता है। जैसे हम कहें कि वो फ्यूचर नहीं, बल्कि अपनी पिछली घटनाओं को सोचते हैं कि मैंने मेरी सफलता कहाँ मैंने ली थी और कहाँ पर मैं असफल रहा था उन चीजों के। जैसे हम कहें कि आप अपने दादा दादी के पास बैठते हो और वो बताते हैं कि उस टाइम मैंने इतनी मेहनत की थी, ठीक है, उस टाइम मुझे इतना धोखा मिला था, या इस टाइम मैंने मेहनत की लेकिन मैं सफल